पूरे राजनीतिक संदर्भ में, पूरे राजनीतिक परिवेश में और आज की तारीख में एक जगह जबकि 22 तारीख के लिए घमासान मचा हुआ है, धर्म के ठेकेदार बनकर के लोग और भाई राम मंदिर हो या धर्म के हमारे सबसे संस्थापक, सबसे आदर्श तो हमारे शंकराचार्य लोग होते हैं। शंकराचार्य लोगों की अपेक्षा की जा रही है। वो एक उनके विद्वान संपत राज जी आए हैं, उनका कहना है कि वो तो ये वैष्णव संप्रदाय का है और ये वैष्णव लोगों का है और उन लोगों को भी वहां धता बताई जा रही है, किसी को न करके। और एकमात्र सारे नियम कानून, सारे जितने विधि विधान हैं अपने सनातन धर्म के, सबकी अवहेलना करते हुए आपने सतीश जी ने कहा कि प्री मैच्योर डिलीवरी कराने की कोशिश हो रही है और वो भी जबरदस्ती डिलीवरी कराने की कोशिश हो रही है। तो इन सारे संदर्भों में इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। असल में मैं अपनी बात शुरू करता हूँ हमारे जो मणिपुर के साथी हैं खोदाराम ज्ञानेश्वर साहब की बात से। असल में ये मणिपुर की यात्रा पैलेस ग्राउंड इम्फाल से शुरू होने वाली थी, लेकिन बीजेपी जो है वो डरपोक पार्टी है, डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत डरती है। तो आपने देखा कि इन्होंने 8 महीने से ये लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो बिला वजह मणिपुर को बदनाम कर रहा है, वहां पर जो है वो स्थिति एकदम सामान्य है। लेकिन जैसे ही मणिपुर में ये यात्रा का ऐलान हुआ, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि साहब यहाँ पर ये यात्रा की वजह से बहुत यात्रा से पहले ही हालात खराब हैं। सवाल ये है कि अगर 8 महीने तक आप हालात को ठीक नहीं कर सकते तो आप सरकार में बैठे हुए क्यों हैं? आपको जो है वो रिजिग्नेशन देके, इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री आज ये कह रहा है कि हालात सामान्य नहीं है, वो जिस वक्त हालात असामान्य थे उस वक्त उसने इस्तीफा देने की कोशिश ड्रामा किया था और उसके घर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और उसने कहा कि लोगों के कहने पर मैं जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। आज वही वीरेंद्र सिंह ये कह रहा है कि लोग जमा ना हो इसलिए कि हालात खराब हो जाएंगे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। दरअसल एक शायर का, उर्दू शायर का शेर है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। तो ये लोग जितना मुखालिफत कर रहे हैं, जितना विरोध कर रहे हैं राजीव गांधी का और इस यात्रा, राहुल गांधी का और इस यात्रा का, इतना उनकी शख्सियत संवर रही है। अगर ये लोग ये कह देते कि साहब यात्रा को आप पैलेस ग्राउंड से शुरू कर दो, तो ये पूरे देश में इशू ही नहीं बनता। सारे समाचार पत्रों ने, सारी जो है वो संचार माध्यम में ये आ गया कि परमिशन नहीं मिल रहा है और इसलिए परमिशन नहीं मिल रहा है। और इससे ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस यात्रा से घबरा रही है। इस एक घबराने का एक और सबूत ये भी है कि जिसका अभी जिक्र हुआ कि मणिपुर में इतना बड़ा मामला हुआ, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, गृह मंत्री गए, उन्होंने कहा मैं 15 दिन बाद आऊंगा। 8 महीने हो गए, वो 15 दिन पूरे नहीं हुए। और ये इतने डरपोक लोग हैं, आपने इसका जिक्र किया था कि ये लोग मणिपुर तो छोड़िए, बाजू के जो है वो राज्य मिजोरम में भी नहीं गए, जबकि ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और ये तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में बार बार जाते रहे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर या उसके बाजू में मिजोरम जा सके। तो राहुल गांधी तो उस जमाने में भी लोगों के जख्मों पे मरहम रखने के लिए गए थे और आज फिर उन्होंने ये यात्रा वहां से शुरू करके एक संदेश दिया कि भारत में न्याय की कितनी जरूरत है। देखिए, मणिपुर की हालत का अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि जो लाशें 7 महीने से अस्पतालों में रखी हुई हैं, उनको जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाए। 87 लाशें 7 महीने तक अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करती रही। ये है इनकी डबल इंजन सरकार। इसके बारे में ये कहते हैं कि हमारे आने से आप डबल इंजन सरकार लाइए, दिल्ली में भी हम बैठे हैं और आपके राज्य में भी बैठे हैं, तो साहब सारे समस्या दूर हो जाएगी। अब ये आसाम जाएंगे तो आसाम के शर्मा जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम उसको जो है वो उसमें रुकावट डालेंगे, और ये जितनी रुकावट डालेंगे
उतनी इसकी खबर बनेगी, उतनी मशहूर होगी, और वो लोग जो कि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, वो सब जो है वो इस यात्रा के साथ आके मिलेंगे। इस यात्रा का पहले जो प्रोग्राम था उसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है वो शामिल किया गया, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बहुत ज्यादा जो है वो घुसपैठ की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम नहीं निकलता, और वो कहते हैं लद्दाख के बारे में कि ना कोई आया ही नहीं गया, जबकि अभी वहां से वो शैतान सिंह साहब का जो वो था, उनकी जो मूर्ति थी उसको हटाया गया। इस बात का सबूत है कि हमारी जमीन पे वो थी और उसको जो है उस पर उसने कब्जा कर लिया। तो अरुणाचल प्रदेश में इस यात्रा का जाना ये बताता है कि जिस बात से भाजपा डरती है उस बात से जो है विपक्ष नहीं डरता। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये हमारे यहाँ जो ये कार्यक्रम हुआ था, इससे मिलते जुलते टॉपिक पे तो लोग कह रहे थे कि ये यात्रा को जो है वो इंडिया अलायंस की यात्रा होना चाहिए था, कांग्रेस की नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो 66 दिन है, इसमें 33 दिन ये यात्रा उन राज्यों से गुजरेगी जहां बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस से है। जैसे मिसाल के तौर पर आसाम, वहां पर कोई विपक्ष मजबूत नहीं है। उड़ीसा, वहां पर कोई विपक्ष मजबूत नहीं है। और मध्य प्रदेश, वहां पे कोई विपक्ष मजबूत नहीं है। तो ये यात्रा 33 दिन ऐसे राज्यों में गुजारेगी, और 33 दिन यानी बिल्कुल आधा ऐसे राज्यों में गुजारेगी जहां पर के विपक्ष मजबूत है, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे झारखंड, जैसे बिहार, और जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 समाजवादी पार्टी के जो है वो लोग जीते थे लोकसभा के लिए, और एक केवल सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस के टिकट पे जीत सकी थी। तो लोग ये समझने लगे थे कि अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई काम नहीं है, और अब जिस तरह का ये हो रहा है मामला अयोध्या का। लेकिन ये यात्रा 11 दिन यहाँ रहेगी, और मुझको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के सारे लोग, सारे नेता हर जगह पर इसके साथ रहेंगे। ये यात्रा जब भी किसी ऐसे प्रदेश में जाएगी जहां विपक्ष की कोई बड़ी पार्टी है या कोई जो है वो क्षेत्रीय पक्ष है, तो वहां पर ये यात्रा इंडिया अलायंस की बन जाएगी, बिहार में, बंगाल में और महाराष्ट्र में। तो ये यात्रा जो है वो एक कोई मामूली चीज नहीं है, और इसको जो है वो बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए वो परेशान है और इसको रोकने की कोशिश कर रही है। आखिरी 2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में 2 तरह की जो है वो राजनीति चल रही है। एक कमंडल की राजनीति है जो 22 तारीख को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के जरिए से की जा रही है, और उसके मुकाबले एक मंडल की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है। और ये यात्रा जो है वो सामाजिक न्याय की राजनीति का पैगाम लेकर के सारे देश में जाएगी, और ये बताएगी कि किस तरह से लोगों को साथ लेने का ढोंग रचाया गया, लेकिन उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जब सेंसस की बात होती है, जनगणना की बात होती है, तो भी ये लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये एक बड़ा पैगाम है कि जो इस यात्रा के जरिए से घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों तक पहुंचेगा। आखिरी बात यह है कि इस न्याय यात्रा की जरूरत जितनी आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। आप देखिए, हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था कि मोदी जी ने 4 नई जातियां बनाई हैं। तो वो चारों नई जातियां जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, और जो महिलाएं हैं, उन सब पर जिस तरह से अत्याचार आज के दिन में हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के मामले में बीएचयू का वाकया अभी हुआ है कि कैंपस के अंदर इनके एबीवीपी के लोगों ने जो है वो सामूहिक बलात्कार किया। इसी तरह से पहलवान महिलाओं के साथ जिस तरह का सुलूक हुआ, वो मजबूर हो गई अपना अर्जुन अवार्ड और दूसरे बड़े बड़े अवार्ड वापस करने के लिए। और बेरोजगारी तो 25 से जो 40 साल के बीच के लोगों में 48% पहुंच गई। महंगाई के आज ही फिगर आए हैं
कि खुदरा मार्केट में जो अनाज वगैरह का भाव है वो जो है 5% से ज्यादा हो गया, बल्कि 6 के करीब है, हालांकि वो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो समाज के हर क्षेत्र में जो है वो ये हो रहा है, और इस अन्याय को, इस अत्याचार को रोकने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। और मैं समझता हूं कि देश के सारे न्यायप्रिय लोग इसके साथ होंगे, और ये लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, जो कि कुछ धनवान लोगों का भला कर रहे हैं और बाकी लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो इस यात्रा के साथ मिलकर अभी आने वाले चुनाव में उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। शुक्रिया।